गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम विटामिन जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका अगला पार्ट है, उसको देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। विस्तृत अध्ययन चल रहा है विटामिन के बारे में। इन जो हम पढ़ा रहे हैं सामान्यतः जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम अध्ययन करवा रहे हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावनाएं विटामिन से नहीं है। तो दोस्तों आप विश्वास करके और हमारा ये वीडियो देखें और जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको सोल्व करें, तो आपको विश्वास होगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों हम जो नेक्स्ट विटामिन पढ़ने जा रहे हैं वो है विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई की बात की जाए तो विटामिन ई है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरोल होता है, टोकोफेरोल। और टोकोफेरोल की बात की जाए इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल होता है। और इस टोकोफेरोल के अंदर टोको शब्द है, टोको, इस टोको शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जन्म देना, जन्म देना। टोको का अर्थ होता है जन्म देना तथा अर्थात फेरोल, फेरोल का अर्थ होता है, जो फेरोल शब्द है इसका जो अर्थ होता है वो होता है धारण करना, धारण करना। अर्थात टोकोफेरोल का मतलब होता है जन्म देना, टोको का अर्थ होता है जन्म देना और फेरोल का अर्थ होता है धारण करना। तो जो विटामिन है उसका रासायनिक, विटामिन ई है उसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। टोको का मतलब जन्म देना और फेरोल का मतलब धारण करना। अगली बात करें तो इस विटामिन को हम बात करें तो इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की श्रेणी के अंदर रखते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होती हैं उन एंटीऑक्सीडेंट विटामिनों के अंदर ए, सी और ई विटामिन को रखा जाता है। जो ए विटामिन है वो भी एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करती है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हमने बात की थी कि एंटीऑक्सीडेंट का उदाहरण देकर भी समझाया था कि जो सूर्य का प्रकाश है जब हमारी त्वचा के ऊपर गिरता है तो हमारी त्वचा के ऊपर जैसे ही सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो उसके अंदर क्या होगा, त्वचा के ऊपर फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक का निर्माण होगा और वो मुक्त मूलक क्या करेंगे, ऑक्सीकरण को बढ़ाएंगे। जैसे ऑक्सीकरण बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण के बढ़ने से जो हमारी फ्री रेडिकल के बनने से, ऑक्सीकरण से के होने से हमारी जो त्वचा की सेल्स हैं वो सेल्स नष्ट होने लगेंगी, या फिर हमारी त्वचा की जो नष्ट नहीं, जो क्षतिग्रस्त सेल हैं उनकी रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी, उनकी मरम्मत नहीं हो पाएगी, जिससे हमारी त्वचा रूखी हो जाएगी, हमारी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। इसलिए इसके स्रोत के रूप में, इस ऑक्सीकरण को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन ई का उपयोग, ज्यादातर जो अत्यधिक मात्रा में जो उपयोग किया जाता है वो विटामिन ई का किया जाता है। ये ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की बात की जाए तो ये कौन सी होगी, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करती है। इसको सुंदरता, इस एंटीऑक्सीडेंट के गुण के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, इसको सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। सौंदर्य विटामिन, सौंदर्य विटामिन क्यों कहा जाता है, इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीकरण को रोकने का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, जिससे हमारी जो त्वचा है उसकी सेल्स नष्ट नहीं होंगी, उनकी जो क्षति है वो रिपेयर हो जाएगी, यानी हमारी जो त्वचा की जो क्षतिग्रस्त सेल हैं उनकी मरम्मत हो जाएगी, तो जो त्वचा की सेल है वो स्वस्थ रहेंगी, जिससे हमारी त्वचा की सुंदरता बनी रहेगी। जैसे जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं जैसे फेयर लवली है, इनके अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है विटामिन ई पाया जाता है। अगली बात करें तो जो विटामिन ई है उसकी बात करें तो ये हमारी जननिक एपिथेलियम है उसकी वृद्धि के अंदर तथा पेशियों की क्रियाशीलता और उपकला की सुरक्षा करने का कार्य भी करता है। मतलब जननिक एपिथेलियम में वृद्धि, जननिक एपिथेलियम, जननिक एपिथेलियम में वृद्धि, जननिक एपिथेलियम में वृद्धि
जनिक एपिथेलियम में वृद्धि तथा पेशियों की क्रियाशीलता तथा पेशियों की क्रियाशीलता व कोशिका की सुरक्षा कोशिका की सुरक्षा करने का कार्य कौन करती है? विटामिन ई। विटामिन ई हमारी जो जनिक कोशिकाएं हैं या जनिक एपिथेलियम के अंदर वृद्धि करने के अंदर तथा पेशियों की क्रियाशीलता और कोशिका जो कला है इसकी सुरक्षा करने का कार्य करती है। अगर अगली बात करें, इनके उपनाम की बात करें, विटामिन ई के उपनाम, इसको अलग अलग नाम दिया जाता है क्योंकि ये अलग अलग कार्य करती है। जैसे इसको हम बात करें जो रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा जाता है, जनन विटामिन, इसको जनन विटामिन कहा जाता है क्योंकि ये विटामिन जनन के अंदर क्या करती है? सहायता प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए इसको जनन विटामिन कहा जाता है। अगर बात करें अगला तो एंटीऑक्सीडेंट जो हमने ऊपर बात की है, ये एंटीऑक्सीडेंट का कार्य भी करती है। इसके अलावा इसको और भी नाम देते हैं, जैसे फर्टिलिटी विटामिन पूछा जाए तो भी आप कौन सा आंसर करोगे? विटामिन ई आंसर होगा। अगर हम बात करें एंटी स्टरलिटी विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ई, यानी इसको सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, फर्टिलिटी विटामिन कहा जाता है, एंटी स्टरलिटी विटामिन कहा जाता है, और इसको हम जनन विटामिन या रिप्रोडक्टिव विटामिन की बात, जो रिप्रोडक्टिव विटामिन होती है, जनन विटामिन है, इसकी अंतर्गत या इस श्रेणी के अंतर भी इसको रखा जाता है। इसको रिप्रोडक्टिव या जनन विटामिन क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण है संतान उत्पन्न करने में सहायक होती है। ठीक है, ये इसके अंदर किसका गुण पाया जाता है? संतान उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का गुण इसके अंदर पाया ही जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के अंदर ये क्या करती है? हमारी त्वचा के अंदर असंतृप्त वसा के ऑक्सीकरण को रोकना, ये असंतृप्त वसा के ऑक्सीकरण को रोकने का कार्य करती है, इसलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, क्योंकि ये हमारी त्वचा के अंदर नमी बनाए रखने का काम करेगी, जिससे त्वचा क्या रहेगी? सुंदर, इसलिए इसको सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। अगर हम बात करें इसकी कमी से विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ई की कमी से क्या होगा? हमारी जो मेल है, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, पुरुष के अंदर और महिला के अंदर, पुरुष के अंदर जैसे बात की जाए तो टेस्टिस यानी वृषण, और महिला के अंदर ओवरी अंडाशय। पुरुष के अंदर टेस्टिस जिसके अंदर शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म, और इस फीमेल के अंदर ओवरी अंडाशय, टेस्टिस के अंदर शुक्राणु और ओवरी के अंदर अंडाणु बनते हैं। इनके निर्माण के अंदर, इन दोनों के निर्माण के अंदर अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो ये विटामिन सहायक होती है ई। विटामिन ई अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण में भी सहायता प्रदान करती है, जिससे क्या होगा? फिर बाद में जैसे ही अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे तो निषेचन की क्रिया होगी, निषेचन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होगा, और युग्मनज के बाद फिर किसका निर्माण होगा? बेबी, बच्चा। ये सारी प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा होती है, या इसके अंदर कौन सहायक होती है? विटामिन ई सहायक होती है। अगर हम बात करें स्टरलिटी, तो ये पुरुषों के अंदर तो इसकी कमी से क्या होता है? पुरुषों के अंदर विटामिन ई की कमी से जो होता है वो होता है नपुंसकता। पुरुषों के अंदर विटामिन ई की कमी से
नपुंसकता होती है। और अगर बात करें महिलाओं के अंदर, तो इनके अंदर बांझपन आता है। महिलाओं में इससे क्या आएगा, बांझपन। इसकी कमी से महिलाओं के अंदर तो आता है बांझपन, और पुरुषों के अंदर नपुंसकता की बीमारी हो जाती है। ये होती है विटामिन ई की कमी से। अगर बात करें इसके सोर्सेज की कि इसकी कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, किन किन स्रोतों के अंदर विटामिन ई पाई जाती है, तो इसके अंदर जो विटामिन जो सोर्सेज हैं उनकी बात करें तो जैसे दूध, मछली का तेल, ग्रीन वेजिटेबल, सोयाबीन तेल, गेहूं के अंकुर, इन सब के अंदर, यानी सामान्यतः जो ये पाया जाता है विटामिन ई तेलों के अंदर पाया जाता है। तेलों के अंदर इसकी भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो इसके अंदर हम बात करें तो एक बार इनको रिपीट करते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल की बात की जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक है टोको, टोको का मतलब होता है जन्म देना, और एक है फेरोल, फेरोल का मतलब होता है धारण करना। विटामिन ई की बात की जाए तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है। सर्वाधिक एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है किसके अंदर, विटामिन ई के अंदर, इसलिए इसको सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। अगर बात की जाए तो ये जननिक एपिथेलियम में वृद्धि तथा पेशियों की क्रियाशीलता तथा कोशिका उपकला की सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है, विटामिन ई। इसके उपनाम की बात की जाए तो उपनाम है इसको जनन विटामिन, रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा जाता है, क्योंकि इसमें संतान उत्पन्न करने में यह सहायता प्रदान करता है। एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है क्योंकि ये असंतृप्त वसा के ऑक्सीकरण को रोकने का कार्य करता है, जिससे त्वचा पर चमक बनी रहती है। फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है इस विटामिन ई को। इसको एंटी स्टरलिटी विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से क्या होगा, जो मेल के अंदर टेस्टिस है उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, तो या तो शुक्राणु का निर्माण है इनकी में कमी हो जाएगी, जिससे इनमें नपुंसकता की बीमारी पुरुषों के अंदर हो जाएगी। और महिलाओं के अंदर बात की जाए तो महिलाओं के अंदर ओवरी के अंदर यानी अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो इनके अंदर महिलाओं के अंदर इससे बांझपन आता है, इसलिए इसको बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। ये बांझपन रोकने का काम करता है, इसलिए इसको बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। तो बांझपन रोधी विटामिन कौन सा होगा, तो विटामिन ई है, उसको बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। अगला हम विटामिन ई के स्रोतों की बात करेंगे कि विटामिन ई किस किस के अंदर पाया जाता है, किस किस पदार्थ के अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है, तो वो देखते हैं। विटामिन ई के स्रोत किस किस स्रोत के अंदर होता है, तो स्रोत की बात की जाए तो विटामिन ई का जो स्रोत है वो है, एक है दूध, मछली का तेल जिसको हम कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं, मछली की यकृत का तेल। इसके अलावा जो और पदार्थ हैं जिनके अंदर हरी सब्जी, सोयाबीन, सरसों का तेल, इन सब पदार्थों के अंदर जो विटामिन पाई जाती है वो पाई जाती है विटामिन ई। यानी ये सामान्यतः तेलों के अंदर पाई जाती है, सामान्यतः ये तेलों के अंदर पाई जाती है, जैसे सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, इसके अलावा अरंडी का तेल, इन सब के अंदर पाई जाती है। लेकिन इनके जो मुख्य स्रोत हैं वो बात की जाए तो दूध, मछली का तेल, हरी सब्जियां, सोयाबीन, सरसों, ये सब है। लेकिन एक और है इसके अंदर, गेहूं का अंकुर। इस गेहूं के अंकुर के अंदर भी इसकी मात्रा पाई जाती है। इनमें अगर पूछ ले अच्छा स्रोत, तो इस अच्छा स्रोत है इसका सोयाबीन के अंदर, ये ज़्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है विटामिन ई। एक नोट डाल के लिख लो, जो विटामिन ई है और विटामिन ए है, विटामिन ए और ई ये पराबैंगनी किरणों के द्वारा नष्ट होती है। ए व ई पराबैंगनी किरणों के द्वारा नष्ट होती हैं। विटामिन ए और ई पराबैंगनी किरणों द्वारा नष्ट होती हैं। ये ऐसी विटामिन होती हैं जिनको पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ये कौन सी विटामिन है, तो ए और ई। तो दोस्तों आज हमने विटामिन ई का अध्ययन किया। अब नेक्स्ट जो विटामिन हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो विटामिन है
वो है विटामिन के। अब हम अगला जो विटामिन पढ़ेंगे वो है विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के। तो विटामिन के की बात की जाए तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके उपनाम, उपनाम की बात की जाए तो इसको हम अलग अलग नाम देते हैं, जैसे एंटी हेमरेजिक विटामिन, एंटी हेमरेजिक विटामिन, एंटी हेमरेजिक विटामिन। एंटी हेमरेजिक विटामिन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विटामिन के को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क के अंदर हेमरेज, ब्रेन हेमरेज उत्पन्न कर सकती है। ब्रेन हेमरेज के अंदर, स्ट्रेस के अंदर, तनाव के अंदर क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है, और बीपी हाई की वजह से क्या होता है, हमारी मस्तिष्क के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग, यानी जो नलिकाएं हैं उनसे इंटरनल ब्लीडिंग, आंतरिक रक्तस्राव हो जाता है, और जिससे ब्रेन हेमरेज की बीमारी हो जाती है। तो ब्रेन हेमरेज के लिए जिम्मेदार कौन सी विटामिन है? विटामिन के की कमी से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो एक तो है इसको एंटी हेमरेजिक, ये हेमरेज को रोकने का, ब्रेन हेमरेज को रोकने का काम करती है। इसके अलावा रक्त का थक्का, रक्त का थक्का विटामिन, यानी रक्त का थक्का जमाने वाली विटामिन किसे कहा जाता है? ब्लड क्लॉट विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन के को रक्त का थक्का जमाने वाली विटामिन कहा जाता है। अगर बात करें तो इस अगला जो कार्य है इसका वो रक्तस्राव रोधी, रक्तस्राव रोधी, रक्तस्राव रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो ये विटामिन कौन सी होती है? विटामिन के को रक्तस्राव रोधी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये रक्त के स्राव को रोकने का कार्य करती है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। ये रक्त का, जैसे रक्त के थक्के की बात की जाए तो ब्लड क्लॉट, कई सारे पदार्थ हैं वो इसके अंदर सहायता प्रदान करते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, लीवर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जिसका निर्माण करने में कौन सहायक होती है? ये विटामिन के ही क्या होती है? सहायता, यानी ये कार्य भी करती है यकृत में प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक, प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के निर्माण में कौन सहायक होती है? तो विटामिन के सहायक होती है, और ये प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। अगर हम बात करें तो रक्त का जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ये तो रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो रक्त का थक्का जमने से रोकने का, यानी रक्त का थक्का जमने से रोकते हैं, जिनको हम प्रतिस्कंदक पदार्थ कहते हैं। प्रतिस्कंदक पदार्थ जो रक्त का थक्का जमने से रोकते हैं, उनको हम प्रतिस्कंदक पदार्थ की श्रेणी के अंदर रखते हैं। दो प्रकार के होते हैं ये थक्का रोकने वाले, तो दो प्रकार के हैं। इनमें एक तो प्राकृतिक होगा, प्राकृतिक, और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक की बात की जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर बनेगा, और काम क्या इसका? ये थक्का जमने से रोकने का काम करता है। हमारी जो रक्त नलिकाएं हैं उनके अंदर इस पदार्थ का श्रावण किया जाता है, और उस पदार्थ का नाम है हिपेरीन। हिपेरीन एक प्रोटीन होती है जो यकृत के द्वारा रक्त में डाली जाती है, जो क्या करता है? रक्त का थक्का जमने से रोकने का कार्य करता है। एक है कृत्रिम प्रतिस्कंदक पदार्थ। तो कृत्रिम प्रतिस्कंदक पदार्थ की बात की जाए तो इसके अंदर सोडियम साइट्रेट या फिर सोडियम साइट्रेट के डेक्सट्रेट, सोडियम साइट्रेट या सोडियम डेक्सट्रेट। इसके अलावा एडिटा,
सोडियम साइट्रेट या सोडियम डेक्सट्रेट, एडिटा, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। ये कुछ पदार्थ है जो कृत्रिम रूप से इनका उपयोग किया जाता है ब्लड बैंक में, रक्त बैंक के अंदर, ब्लड बैंक के अंदर इनका उपयोग किया जाता है ताकि रक्त कई दिनों तक सुरक्षित रहे, रक्त का थक्का ना बने। तो ये कृत्रिम प्रतिस्कंदक पदार्थ होते हैं और ये हिपेरिन प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है। इसके अलावा जैसे जौंक के अंदर इस हिपेरिन की जगह हीरोडीन पाया जाता है, हीरोडीन ये जौंक के अंदर पाया जाता है। जौंक के अंदर प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? हीरोडीन पाया जाता है, जो रक्त का थक्का जमने से रोकने का कार्य करता है। तो ये विटामिन के तो क्या करती है? थक्का जमाने में सहायता प्रदान करती है और ये रोकने का कार्य करते हैं, प्रतिस्कंदक पदार्थ का कार्य करते हैं। आगे बात करें तो जो विटामिन के है, विटामिन के, इस विटामिन के को 3 प्रकारों के अंदर बांटा जाता है। विटामिन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। इनमें एक आता है विटामिन के1, एक आता है विटामिन के2 और एक आता है विटामिन के3। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं विटामिन के और उनमें एक जो प्रकार आता है के1, इस के1 को फिलोक्विनोन कहा जाता है। फिलोक्विनोन किसे कहा जाता है? विटामिन के1 को फिलोक्विनोन कहा जाता है और विटामिन के2 को मेनोक्विनोन, इसको कहा जाता है मेनोक्विनोन। ये इसका रासायनिक नाम होता है मेनोक्विनोन। और इस विटामिन के3 का जो रासायनिक नाम, विटामिन के3 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है मेनाडाईऑन। ये थे विटामिन के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं इसके? 3 प्रकार होते हैं, के1, के2 और के3। के1 की बात की जाए तो फिलोक्विनोन, के2 की बात की जाए तो मेनाक्विनोन और के3 की बात की जाए तो मेनाडाईऑन। ये होते हैं विटामिन के प्रकार। आगे बात करें तो अभी बात किया था हमने कि जो प्रोथ्रोम्बिन है, वो प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ है, उसका निर्माण होता है यकृत के अंदर और उसमें सहायता कौन प्रदान करती है? विटामिन के सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हार्मोनल विटामिन, विटामिन के, देखो हार्मोनल विटामिन सामान्यतः वे विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर संश्लेषित होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विटामिन के व बी12, विटामिन के और बी12, विटामिन के और बी12 की बात की जाए तो इनका संश्लेषण की बात की जाए तो संश्लेषण से मतलब नहीं, इन दोनों विटामिनों को ये ध्यान रखना कि के और बी12 को हार्मोनल विटामिन नहीं कहा जाता। हार्मोनल विटामिन नहीं कहा जाता। संश्लेषण की बात की जाए तो होता है, के का होता है जो हमारी आंत है, आंत के कोलन भाग के अंदर, आंत के कोलन भाग के अंदर विटामिन के का निर्माण होता है। के का निर्माण होता है आंत के कौन से भाग के अंदर? विटामिन जो के है, मनुष्य की आंत में पाई जाने वाली जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो इसका क्या करता है? निर्माण। कहाँ पाया जाता है? वो आंत के अंदर पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? इकोलाई बैक्टीरिया है, वो विटामिन के का निर्माण करने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है ये हमारी आंत के अंदर किसका संश्लेषण कर लेता है? विटामिन के का संश्लेषण कर लेता है। विटामिन के की बात की तो विटामिन के अंदर, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। विटामिन जो के है इसका जो रासायनिक नाम है वो है नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। विटामिन के की उपनाम की बात की जाए तो विटामिन के की जो उपनाम है वो है एंटी हेमरेजिक विटामिन। इसको एंटी हेमरेजिक विटामिन कहते हैं क्योंकि हेमरेज के अंदर, ब्रेन हेमरेज के अंदर या रक्त के जो ब्रेन हेमरेज के अंदर जो नलिकाएं हैं वो फट जाती हैं, से इंटरनल ब्लीडिंग, आंतरिक रक्तस्राव हो जाता है, उसको कम करने का काम करती है, इसको रोकने का, हेमरेज को रोकने का काम करती है। इसके अलावा रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करती है, तो इस थक्का रोधी
इसको थक्का जमाने वाली विटामिन कहा जाता है। रक्त स्राव रोधी, रक्त के स्राव को रोकने का कार्य करती है, इसलिए इसको रक्त स्राव रोधी विटामिन कहा जाता है। अगर हम बात करें यकृत के अंदर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण है, उसके अंदर सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। देखो ये थक्का जमाने में का काम करती है। कुछ प्रतिस्कंदक पदार्थ हैं शरीर के अंदर जो थक्का जमने से रोकते हैं, उनको हम प्रतिस्कंदक पदार्थ की श्रेणी के अंदर रखते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में हिपेरिन आता है। हिपेरिन है वो, इसका स्रावण यकृत के अंदर होता है, जो रक्त के अंदर डाल दिया जाता है, वह थक्का जमने से, रक्त नलिकाओं में थक्का जमने से रोकने का कार्य करता है। जौंक के अंदर यह कार्य हिरुडीन के द्वारा किया जाता है। हिरुडीन प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है। अगर हम बात करें कृत्रिम प्रतिस्कंदक पदार्थ की, तो इसके अंदर सोडियम साइट्रेट और सोडियम डेक्सट्रेट को रखा जाता है। इसके अलावा इडीटा भी आता है, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। ये कृत्रिम प्रतिस्कंदक पदार्थ ब्लड बैंक में काम में लिए जाते हैं, वहां रक्त के थक्के को जमने से रोकने में मदद करते हैं। विटामिन के प्रकार की बात की जाए तो 3 प्रकार होते हैं। विटामिन K1 को फिलोक्विनोन कहा जाता है। विटामिन K2 को मेनाक्विनोन कहा जाता है, और K3 को मेनाडाइऑन कहा जाता है। अगर बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के और B12 को हार्मोनल विटामिन नहीं कहा जाता, और जो विटामिन के है उसका संश्लेषण इकोलाई नामक बैक्टीरिया, विटामिन के का संश्लेषण इकोलाई नामक बैक्टीरिया है वो आंत के अंदर कर लेता है। आगे हम बात करते हैं इसके स्रोत की, कि विटामिन जो के है इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो इनके स्रोतों की बात की जाए तो इनके अंदर जो स्रोत आते हैं उनमें जैसे पालक है, हरी सब्जियां हैं, पालक, हरी सब्जी, इसके अलावा दूध, अंडा, गोभी, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं विटामिन के स्रोत की बात की जाए तो इनके अंदर जैसे स्रोत है हरी सब्जियां, दूध, हरी सब्जी, दूध, पालक इस हरी सब्जी के अंदर ही आ जाएगा। इसके अलावा जैसे जिगर है, जिगर यानी यकृत, जिगर के अलावा जैसे और पदार्थ की बात की जाए तो इनमें जैसे सोयाबीन आ जाएगा, पनीर आ जाएगा, सोयाबीन, पनीर, ये पदार्थ हैं, ये इसके मुख्य स्रोतों की श्रेणी के अंदर रखे जाते हैं। ये थक्का जमने से रोकने का काम करती है, इसलिए इसको एंटी हेमरेजिक विटामिन की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। आगे बात करें तो ये देखो, एक चीज ध्यान रखना कि जो विटामिन के है, विटामिन के की कमी वाले व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि इसके ऑपरेशन के अंदर बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इसकी कमी वाले व्यक्ति का जब ऑपरेशन करेंगे तो उसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, जिससे उनका सारा ब्लड बह जाएगा, और ऐसा होता है हीमोफीलिया रोग के अंदर, जिसमें रक्त का थक्का नहीं होता, जिससे कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो इसकी कमी वाले व्यक्ति के अंदर इसकी कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन करते समय रक्त का थक्का ना जमने के कारण हीमोफीलिया की वजह से मौत भी हो जाती है। कई बार इसकी वजह से क्या हो जाता है, रक्त का थक्का ना जमने की वजह से मौत भी हो जाती है। और इसकी कमी से भी पढ़ाई था हमने कि इसकी कमी से क्या होता है, अत्यधिक रक्त स्रावण। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी ना तो इससे क्या होगा, ज्यादा मात्रा में रक्त का स्राव होगा, और जिससे जैसे एक बीमारी हो सकती है एनीमिया बीमारी हो सकती है, जिससे रक्त का थक्का अत्यधिक मात्रा में जब रक्त निकलेगा तो रक्त की शरीर में कमी होगी, जिससे कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो एनीमिया बीमारी हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने 2 विटामिनों का अध्ययन किया, एक विटामिन ई और एक विटामिन के। हमने विस्तृत अध्ययन कराने का प्रयास किया है। सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो,
लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और घंटी का बटन दबाओ। आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे अध्यापक पात्रता परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये वीडियो काम के साबित होंगे। और हमने जो सीरीज चला रखी है उसके अंदर जो प्रत्येक सब्जेक्ट है उसका धीरे धीरे जो वीडियो है वो डाला जाएगा। अब जो वीडियो डाले जा रहे हैं जिनमें एक है संविधान से हमने हमारे सर राकेश सर, RK सर जो पढ़ा रहे हैं वो जो मूल अधिकार हैं उनका अध्ययन करवा रहे हैं। तो दोस्तों हम पर विश्वास करके और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। थैंक यू।